नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक मौर्य जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद ने इनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लेकर के जो बातें कही है, उस पर मयंक मौर्य क्या कहते हैं। मयंक मौर्य जी, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, इस पर क्या कहें? जी, मैंने देखा था। उसमें एक पेडिग्री प्रवक्ता का अनर्गल प्रलाप भी देखा मैंने, और उनके जीवन के 40 वर्षों के बाद जो उन्हें 40-50 जितनी भी उनकी उम्र हो, मैं नहीं जानता, उतने दिनों की बेरोज़गारी काट के जो अभी पेडिग्री प्रवक्ता का जो पद का जो रोज़गार मिला है, उस रोज़गार की खुशी में उनका उछलना भी देखा। बट मैं ये उनको बता देना चाहता हूँ कि आसमान में थूकी गई थूक किसी और को नहीं, आपके खुद के मुँह पे आ गिरती है। और उसका जीता जागता उदाहरण पेश मैं आपको अभी कर देता हूं। ये भारतीय इलेक्शन कमीशन का डेटा है। जिस वर्ष की वो बात कर रहे थे कि 2014 के मोदी लहर में तथाकथित रूप से राजू तिवारी जी जीत गए थे, तो उन पेडिग्री प्रवक्ताओं का थोड़ा ज्ञान कम होता है, सीमित होता है दायरा। तो उस सीमित दायरे को मैं विस्तार देते हुए ये बताना चाहूँगा कि 2015 का चुनाव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी जो हैं प्रिंस राज जी, वो दोनों भी चुनाव लड़े थे उसी तथाकथित मोदी लहर में, और बुरी तरह मुंह के खाए थे और चुनाव हारे थे अपना। और उस चुनाव में राजू तिवारी जी, ये आप अगर डेटा आप देखना चाहें तो आप देखें, 14 गोविंदगंज विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी 74,685 वोट से अपने करीबी उम्मीदवार ब्रजेश कुमार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तिवारी को 74,685 वोट आया है और करीबी को आया है 46,000। तो लगभग 30 से 32,000 वोटों के आंकड़े से राजू तिवारी जी ने कॉम्प्रिहेंसिव जीत दर्ज करी थी। अब आइए आप पशुपति कुमार पारस जी के डाटे पे, जो कि इनका अगर आप देखें तो अलौली विधानसभा 148, अपने करीबी उम्मीदवार चंदन कुमार जो कि राजद के थे, जिनको उनके सामने राजनीतिक रूप से बच्चा कहा जाता है, 70,519 वोट राजद के उस उम्मीदवार ने प्राप्त करा था। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 46,049 वोट पाए थे तथाकथित मोदी लहर में होने के बाद भी। ये वो चुनाव था जबकि राजद और नीतीश कुमार के बीच में महागठबंधन हुआ था, और आपको पता होगा कि उस अंडर करंट को भाजपा भी नहीं भांप पाई थी। भाजपा को भी करारी हार मिली थी एक तरीके से, अगर आप देखें तो उस अब पहले एक बार जरा प्रिंस राज जी के एकदम चमचमाते आंकड़ों पे आप नजर डालें। पहले इन्होंने प्राप्त करे थे 131 कल्याणपुर विधानसभा ये लड़े थे जी, महेश्वर हजारी जी थे जो 84,904 वोट प्राप्त किए थे, जिनके मुकाबले प्रिंस राज जी ने 47,218 वोट प्राप्त किया था, वो भी तथाकथित मोदी लहर में। और तब जबकि इस वक्त उनके पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र जी वहाँ के सांसद थे। तो ये तो शर्म का सबब होना चाहिए कि सांसद पुत्र जो है वो आधे से भी ज़्यादा अधिक मार्जिन से चुनाव हार गया। तो उस समय तो सब कोई था ना, मोदी लहर तो अगर राजू तिवारी जी के लिए थी तो मोदी लहर इनके क्यों नहीं काम करी, राजू तिवारी जी पे कैसे काम कर गई। तो वही मैं कहूँगा कि जो पेडिग्री प्रवक्ताओं के अनर्गल प्रलाप हैं, उन प्रलापों का वास्तविक जीवन से कोई रिश्ता नहीं है। राजू तिवारी जी पे अगर हम बात करें तो राजू तिवारी जी हम लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का सिरमौर हैं, हमारे कप्तान हैं, और कप्तान के शान में एक शब्द भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, हम उनके जैसे निचले स्तर पे बिलो द बेल्ट कोई अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे, इसलिए मैंने फैक्ट आपके सामने रखा और हम फैक्ट पे ही बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे जी। राजू तिवारी जी क्या नाम है, कौन है, ये अगर उन्हें जानकारी ना हो तो वो ऐसा करें कि वो जा करके एक बार अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के मौसा बोलें कि जाके अपने मौसा से पूछें। उनके मौसा पशुपति कुमार पारस जी हैं, जो उनका डिवल नेचर है, मैंने डिवल संबंध है। पशुपति कुमार पारस जी उनके मौसा भी हैं और उनके चाचा भी हैं, ये अक्सर आप सुने तो उनसे पूछिए कि राजू तिवारी जी जो कि उस समय सदन के नेता हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी के, क्या उन्हें बेरोजगार कहना कहीं से उचित है, जबकि उस समय उनके दोनों ही शीर्षस्थ नेता घर पे चुनाव हार के बेरोजगार थे। उस समय राजू तिवारी जी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व सदन में किया करते थे और बड़ी मुखर आवाज़ थे। आज भी हैं, ठीक है, चुनाव आते जाते रहते हैं, आदमी की हार जीत लगी रहती है, बहुत कम मार्जिन से आए हैं, लेकिन अपने दम पे आए, ठीक है। उनके पीछे आप कोई लेगेसी नहीं देखेंगे कि भैया किसी, और ना ही तो कोई किसी प्रकार की अनुकंपा। आज जो प्रिंस राज पासवान जी जो हैं अनुकंपा आधारित हैं, अनुकंपा पे सांसद बने हैं। उनके पिताजी के जाने के बाद जिस प्रकार हथेली पे बिठाकर चिराग पासवान जी ने, राजू तिवारी जी ने, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी ने
हथेली पे उठा करके उनके लिए घर घर प्रचार करके उनको जितवाने का काम किया। चाहे हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जो उस समय जीवित थे, घर घर जा करके उन्होंने उनके लिए वोट मांगा। वो व्यक्ति आज इस तरीके का कृतज्ञता करता हो, कहे कि मेरी जीत में किसी का हाथ ही नहीं है, तो फिर तो ईश्वर मालिक है, ईश्वर जानता है हमें क्या करना है। यही बात मयंक मौली जी, राजू तिवारी जी ने भी कही थी कि हम वहाँ का प्रभारी थे और प्रिंस राज को अपने एरिया के पंचायत में 5 आदमी का भी नाम पता नहीं होगा जो उनका वर्कर होगा, सारा चीज़ हम लोग किए। मैं उससे इतर थोड़ा और बढ़ के कह दूं, उन्हें कितनी पंचायत है इसकी भी जानकारी नहीं होगी, वो आज भी नहीं होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो गूगल ना करें, आप उनसे पूछिए कि आपके संसदीय क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, कितने ब्लॉक हैं, कितने प्रखंड है, कितने थाना है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। मैं आज दावे के साथ आपसे कहता हूँ, आप बिना किसी हेल्प लिए वो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उस समय था, उनके लिए सहानुभूति थी, राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश था जिसका कि अनुपालना हर किसी ने किया। मैं खुद उस चुनाव में मौजूद था, मैंने खुद उनके लिए प्रचार किया, मेहनत किया, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश था। हम लोगों ने सबने रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक बैठ करके उस व्यक्ति को चुनाव जिताया है। और वो व्यक्ति आज कह दे कि भाई नहीं है, अब अगर वैसा है तो ठीक है, राजनीति में ये चीज़ें नहीं कही जाती है, मगर मैं व्हाट्सएप चैट भी अगर खोल दूंगा तो आपको सिर्फ मेरी मेहनत का अंदाज़ा लग जाएगा। उनकी तो मेहनत का बात ही छोड़िए, जिन्होंने उनकी जीत पे घोड़ा, हाथी, ऊंट, पता नहीं क्या क्या से उनका सेवा सत्कार किया था। बड़े साहब जब जिंदा थे तब बात ही छोड़िए, जीतने के बाद आज जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का पैर छूने में कतराता है या शान दिखाता है या मुंह ऐंठता है, वो व्यक्ति जीतने के बाद सबसे पहले उसने मीडिया पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, सब में लिखा कि ये जीत मेरी नहीं, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई श्री चिराग पासवान की जीत है, जिन्होंने मुझे एक बाप की तरह बाकायदा जीत मैंने मेरा साथ दिया, मेरे सब कुछ कराया। आज बाप बदल गया आपका, आज आपकी इतनी नफरत हो गई उस व्यक्ति से, बड़े भाई पिता तुल्य व्यक्ति को, कि आप सार्वजनिक मंच पे कहीं जाते हैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जहां आप दूसरों के पैर छूते हैं, जो पता नहीं क्या हो, ठीक है पैर छूइए, सबका कीजिए, अपने भाई से बस एक कुर्सी के लिए इतनी नफरत। लेकिन इस पर मयंक मौली जी हमने सवाल किया था मनीष आनंद से, उनका कहना है कि प्रिंस राज ने चिराग जी को देखा नहीं, जिसके कारण पहले अब नहीं देखा तो उनका शायद चश्मा जो वो लगाते हैं, वो चश्मे का नंबर बढ़ाने का समय आ चुका है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया को हलचल थी। आप कैसे राजनीतिक व्यक्ति हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ कौन बैठा हुआ है? अगर वो उनको नहीं देखा तो उनके बगल में शहनवाज हुसैन बैठे हुए थे, उन्होंने उनको भी नहीं देखा होगा। फिर आखिर आप अगर नहीं देख पा रहे हैं आप, तो फिर या तो आप चश्मा बढ़ा लीजिए या अपनी राजनीतिक समझ में थोड़ा सा विस्तार कर लीजिए। मयंक मौली जी, मनीष आनंद ने एक और सवाल ये किया कि यदि आपकी बूथ स्तर पर इतनी पकड़ है तो आप लोग उपचुनाव कुशेश्वर स्थान जो हुआ क्यों हारे? अरे देखिए, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, हमने कम से कम चुनाव लड़ा। आप महाराज गठबंधन का हिस्सा हैं, आप तथाकथित सत्ता में, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? आपके को तो ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। और मेरे यहाँ तो एक कहिए कि एक साधारण से कार्यकर्ता को दिया गया अपनी मेहनत की सत्ता। उपचुनाव आप भी जानते हैं कि सरकार प्रायोजित चुनाव होता है, और क्या कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या अहम रोल जो उसमें प्रशासन और शासन निभाता है। जिस मेहनत से हमने करना था, हमने चुनाव लड़ा, ठीक है, हार जीत अपनी जगह है, हमने कम से कम होता है पार्टिसिपेशन, मैंने पार्टिसिपेट तो किया कम से कम। आपने तो सर वो भी नहीं किया, आप तो सरेंडर नतमस्तक हैं बाकायदा। सारे कार्यकर्ता, मेरे एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को हमने अपना वो बनाया, प्रत्याशी बनाया। ठीक है, आज वो हारा है, कल को वो जीतेगा, उसको एटलीस्ट उसने वो तो लिया, एक्सपीरियंस तो लिया चुनावी प्रणाली का। वो जब हम लोगों के लिए, जिस भी बड़े नेता के लिए अगर वो कुर्सियाँ लगाता था, आज उसको हमने प्रत्याशी बनाया। उसके लिए हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हों या हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व हो, सब ने पहुंच के उसके लिए घर घर पर्चे बांटे। तो कार्यकर्ताओं को में जोश जगाने के लिए ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित है। और विशेषकर जब से राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं की अहमियत पूछ पार्टी में बहुत बढ़ी है। ये वो कभी नहीं समझ सकते हैं जो एक परिवार आधारित पार्टी में और एक कहिए कि एक राजशाही में जीते हैं। उन्हें कार्यकर्ता आधारित पार्टी के और उस दोनों के बीच का अंतर कभी नहीं समझ में आएगा। मयंक मौली जी, एक आखिरी सवाल ये है कि ईद के दिन जो तस्वीरें सामने आई वो कल्पना से परी थी। चिराग पासवान जिस प्रकार से चौधरी महबूब अली कैसर के घर गए, चौधरी महबूब अली कैसर वही शख्स थे जो चिराग पासवान के ज़िंदगी में जब सबसे बड़ी त्रासदी चल रही थी, उस समय 5 एमपी के साथ एक ये भी थे जो चिराग जी का साथ छोड़ दिए। और उस दिन भी आपने देखा, हमने पूछा भी कि आपने साथ छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आज चिराग जी मेरे बुलाने पर आए हैं, अगर कल चिराग जी बुलाएंगे तो मैं भी आऊँ। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही निहित है, उन्होंने खुद ही कहा है। मेरा ऐसा मानना है कि उसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अगर मेरा ही कोई दोस्त है, अगर मान लीजिए मुझसे 6-8 महीने ऐसे बातचीत ना हो, या मान लीजिए बातचीत नहीं हो, ईद हो, होली हो,
कहावत ही है कि इस दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो वो तो भाई पुराने हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे सांसद रहे हैं 2-2 बार के। उन्होंने बुलाया, चिराग जी के पास समय था, वो निकाल सकते थे समय, वो निकाल के चले गए। उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हाँ, इससे इतर खेमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेट में उनके दर्द हो रहा है, तो होना स्वाभाविक है। हमें इससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, राजनीति के इतर जो संबंध हैं उन संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है इस चीज़ से, और आगे आने भी चाहिए। आगे आने वाले समय में क्या कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जो लोग चाह रहे हैं देखना, चिराग पासवान का जो लोग साथ छोड़ के गए हैं, कुछ लोग उनमें वापस आएंगे? सर, आगे आने वाले दिनों में तो जो लोग, बिहार की जनता जो चाह रही है, आप वो तस्वीर देखने वाले हैं जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और वो दिन अब नज़दीक है। उस दिन के करीब आते आप खुद देखिए, बिखरा हुआ कुनबा अपने आप वापस से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अगर ठीक है बात, आप उसको राजनीतिक चश्मे से अगर मैं कहूँ तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि उनकी पार्टी से एक सांसद जो हैं, जिन्होंने चिराग जी को अपने घर बुलवा करके बाकायदा उनको दावत दी और जो प्यार भरी जो तस्वीरें हैं वो खिंचवाई, इस पे सोचना और दिक्कत उनको है। मैंने यार कहिए विचार करने की ज़रूरत उनको है, हमें नहीं है। हमें तो हमारे नेता साफ हृदय से गए और साफ हृदय से चले आए। बाकी आगे का है तो चिराग जी बिहार का भविष्य हैं, आप लोग भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है और बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो इसलिए हमें उस दिन का इंतज़ार है। उस दिन कौन क्या जुड़ेगा, और राजनीति में कोई कभी ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। और यहाँ तो ये एक ही परिवार की बात है, तो ठीक है, कभी समय आएगा तो वो दौर भी देखेंगे हम। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मयंक मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है और आप जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे। साथ ही साथ प्रिंस राज की बातों पर इन्होंने कहा है कि प्रिंस राज को अपने क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि कितने पंचायत हैं इस बात की भी शायद उन्हें जानकारी नहीं।